नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज 4 मई 2023 और आज आपका एमटीएस का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ ये जो जहरीली तीखी एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाता है लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों, अब कई सारे लोग मेरी नकल करना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं सोचता हूं कि मैं जहां पे चल रहा हूं सही रास्ते पे चल रहा हूं, अब तरक्की निश्चित है। तो चलिए, ये खुशी की बात है, आप समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आया है और पूछा गया है। एक प्रश्न पूछा गया है, बंगाल विभाजन कब हुआ था। देखिए, बंगाल विभाजन मैं इससे पहले ही बता दिया, 1905 ईस्वी में हुआ था। और आजकल जो आप बांग्लादेश देख रहे हो, ये कभी हमारे पाकिस्तान भी नहीं था पहले, और पहले बांग्लादेश भी नहीं था। ठीक है, तो ये जो बांग्लादेश, ये जो आजकल पश्चिम बंगाल है, ये सभी पहले बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था, यहाँ तक कि बिहार भी, ठीक है, यहाँ तक कि उड़ीसा भी, है ना। तो बाद में धीरे धीरे टुकड़ा हो गए। तो पहले बंगाल का टुकड़ा हुआ, है ना। तो बंगाल के 2 भागों में टुकड़ा किए कौन? लॉर्ड कर्जन। कौन किए? लॉर्ड कर्जन। कब किए थे? 1905 ईस्वी के अंदर। बाद में पाकिस्तान और इंडिया बने आपका 1947 ईस्वी में, आज़ादी के समय। और फिर से एक टक्कर हुआ 1971 में, जब आपका पाकिस्तान से बांग्लादेश बाहर निकल के आया 16 दिसंबर 1971 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि बांग्लादेश कब आजाद स्वतंत्र हुआ था या पाकिस्तान से अलग राज्य बना था। तो बताना है 16 दिसंबर 1971 डेट के साथ आता है, याद रखिएगा। और इसी युद्ध में भारत ने बांग्लादेश के तरफ से लड़ा था, जो मित्रता आज तक हमारी कायम है। साथ ही साथ इससे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो आपको बता देना है चौथी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था 1969 से 1974 था। तो इसी बीच में 71 पड़ जाता है रास्ते में, तो खतरे में न युद्ध हुआ। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। मेरा दोस्तों, कहां से कहां तक पढ़ाते जाऊंगा ये मुझे खुद भी पता नहीं है। जो चीज याद आते जाएगा सब चीज बताऊंगा, कुछ नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं आपको उस कुर्सी पे देखना चाहता हूं और मैं मिठाई खाना चाहता हूं। ठीक है, चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, राजधानी जब कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया जा रहा था, तो ये जो फरमान निकाले थे ये आपका हार्डिंग बाबा निकाले थे, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, हालांकि 1911 में सिर्फ फरमान निकला था, इसमें टाइम लगे थे ट्रांसफर होने के लिए। तो कहीं कहीं आप 1912 भी देखेंगे। राज्य हड़प नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया था, और सबसे पहले राज्य को जो हड़पा था ये आपका सतारा था। आजकल सतारा कहाँ है भाई? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, राज्य हड़प नीति के जो ये है डलहौजी। इसके अलावा आपका जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये आपका कौन किए थे भाई? चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लेकिन इसके लिए जो आरोपी थे उनका नाम क्या है? डायर। और डायर को गोली कौन मारे? ऊधम सिंह। ऊधम सिंह करके एक पिक्चर भी बना है। ठीक है, ऊधम सिंह ने डायर को टपकाया, वो भी लंदन में जाके उनके घर में, वो भी अदालत में। भैया जिगरा चाहिए, ऐसे शहीद को नमन है ना। चेम्सफोर्ड के समय आपका जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग कहां पर है राजा? तो अमृतसर के अंदर ही। कहां पे है? अमृतसर के अंदर है आपका जालियांवाला बाग। आज भी गोली वगैरह के निशान वहां पे देखे जा सकते हैं। बड़ा ही काला दिन था हमारे लिए इतिहास में, है ना। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। मैंने आपको बता रखा है कि 1857 में जो है गवर्नर का पोस्ट बदलकर वायसराय का पोस्ट हो गया, वायसराय का पोस्ट हो गया। और पहला वायसराय बनने का जो गौरव है ये कैनिंग को प्राप्त हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आप कौन बताते हो? आप लोग मुझे कमेंट करना। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे? तो आपका हो जाता है सी राजागोपालाचारी। आप लोग मुझे ये अंग्रेज का नाम जरूर बताइएगा जिसे आजादी के बाद भी हम पोस्ट पे बैठाए थे, क्योंकि अच्छे प्रवृत्ति के लोग थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय। ठीक है, भारतीय रेल की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डलहौजी को। कब? 1853 ईस्वी में। कब दिया गया था भैया? 1853 ईस्वी में रेल चालू किया गया था। 13 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारतीय, माफ कीजिएगा 16 अप्रैल, है ना, चला था। और ये भारत में सबसे बड़ा जो गिफ्ट है अंग्रेजों की तरफ से, ये भारतीय रेल है। हमारा भी रोजी रोटी भैया यहीं से चलता है ना। इसके अलावा संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है? आज ही बताया था, भाग 3 भाग 4 और कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल जो आपके लिए काफी ही फायदेमंद साबित होगी। और अगर आपको आर्टिकल से
जिन्हें डर लगता है, प्रॉब्लम है आर्टिकल से, तो आर्टिकल की वीडियो जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आप मुझे 32 या 34 मिनट की वीडियो है दे दीजिए। जिंदगी में अगर आर्टिकल से क्वेश्चन गड़बड़ा गया तो मैं यही हूं, मुझे आके कहना, ठीक है। तो संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है भैया? नीति निदेशक तत्व से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले संविधान के भाग 1 में तो आप सब जानते हैं, भाग 2 से स्टार्ट करते हैं। भाग 2 में क्या है भैया? नागरिकता है, नागरिकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो बताइएगा 5 से लेकर 11 तक है। अब आता है भाग 3 की बारी। तो भाग 3 में आपका जो है फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ये आर्टिकल कहां से कहां तक है? 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। अब देखिए, नागरिकता से एक प्रश्न आ जाती है कि भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। अब ये नागरिकता की जो एकल वाली प्रावधान है ना, ये कहां से लिया गया राजा? तो ब्रिटेन से, ठीक है ना। जैसे अमेरिका वगैरह में आप जाएंगे तो दोहरी नागरिकता है। जैसे अमेरिका, मान लो इंडिया अमेरिका होता तो बिहार की नागरिकता अलग होती और सेंट्रल गवर्नमेंट की नागरिकता अलग होती, है ना, तत्काल के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप बिहार के हो, तमिलनाडु के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक के वोटर कार्ड बनेगा, ठीक है। भाग 3 में आ जाते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है, 12 से 35 तक अधिकार है, मतलब आपका आर्टिकल वर्णित है ना। अमेरिका के संविधान से लिया गया राजा 6 है, पहले 7 हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो है आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और अब जो है संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 300 के ए में विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है। तो इस प्रकार से अब तक जो है 6 गो मौलिक अधिकार बचा है, 7 गो में से 1 गो घट गया और 6 गो बच गया। कहां से है? अमेरिका से। किस भाग में है? 3 भाग में, 12 से 35 आर्टिकल कवर करते हैं। कौन सा हटा? संपत्ति का अधिकार हटा। कब हटा? 78 में हटा। कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन। इतना बात समझ में आ गया, चलते हैं आगे, ठीक है। तो जो ये नीति निदेशक तत्व है, ये भाग 4 में है। भाग 2 डिस्क्राइब किया हमने, 3 किया। अब हम आ जाते हैं भाग 4 में। भाग 4 में आपका क्या है? नीति निदेशक तत्व। सीबीएसई वाला इसे शॉर्टकट में, एकदम शॉर्टकट में बोलेंगे, जो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, है ना। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है आपका नीति निदेशक तत्व, और कहां से कहां तक रखा गया है? 36 से 51 के बीच में। मैंने आपसे एक बात कर रखा है कि भाई ये नीति निदेशक तत्व जो है, इनके बीच में जो कुछ आर्टिकल हैं, जैसे 39 का ए है, 42 का बी है, 40 है, 48 है, 50 है, 51 है, 51 का ए है। इतने आर्टिकल आपको जरूर आना चाहिए, ये घुमा फिरा के एग्जाम में आपको पूछेगा, खास करके एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो 39 का ए क्या है? 1 मिनट में समझिए। 39 का ए है समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय, है ना। 42 का बी क्या है भैया? सहकारी समितियों का गठन का प्रावधान। 40 क्या है? ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान। 48 क्या है भैया? गो हत्या निषेध। 50 क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव या पृथकीकरण। 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। 51 का एक क्या है? मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा जो चीज मैंने अभी मौखिक रूप से लिख के बताया, यही चीज आपको यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ मिल रहा है, तो मैं सीधे आगे निकल जाता हूं, है ना, सीधे आगे निकल जाता हूं। हाँ, यहाँ पे कुछ है और बताने के लिए। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया, मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है। हाँ, मौलिक अधिकार कितना बताए थे? याद हो? बताओ 6 है अब, है ना। मौलिक जो कर्तव्य है कितने हैं? अभी 11 हैं। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये कहां से लिया गया है दोस्त? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है मेरे भाई, मेरे मित्र। और 368 नंबर का जो आर्टिकल है ना, ये संविधान संशोधन को जो है परिभाषित करता है, ठीक है। इसके अलावा जो संसदीय प्रणाली है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया था कि भारत में एकल नागरिकता, है ना, माफ कीजिएगा, संसदीय प्रणाली भी एक अलग चीज है और एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है। दोनों ब्रिटेन से है, तो यहाँ पे घचपचा गया था। ब्रिटेन से एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली दोनों लिया गया, राइट। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में हराया और कब? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की लेवल की बात करेंगे ना, तो ये मीडियम से नीचे की लेवल है, जो मीडियम लेवल कहते हैं ना जिसे, है ना, एक एवरेज लेवल की भाई 60% बच्चे ने अटेंड कर पाया, उससे भी नीचे लेवल का है, तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। इसीलिए आपको क्वेश्चन सोच समझ के ही छोड़ना, है ना। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था, जो आपका 1191 में हुआ था, आज ही डिस्कस करा था हमने। और 1192 में मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी। सेम कैरेक्टर थे दोनों, एक तो पृथ्वीराज चौहान साहब तृतीय साहब थे और एक आपका उधर से मोहम्मद गोरी थे, है ना। विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाया था? ये क्वेश्चन आपको हो सके कि कल देखने को मिल जाए, तो ये VVI कर लीजिएगा। विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने करवाया था, जो आपका कहां पर स्थित है? तो राजस्थान के
चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। इसे भी ध्यान रखेंगे। 1526, 1556, 1761 दिख रहा है। याद आया? कुछ याद आना चाहिए। 1526 पानीपत का प्रथम लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर विजय। 1556 अकबर और हेमू के बीच पानीपत की सेकेंड लड़ाई, अकबर विजय। तीसरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली की विजय। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है राजा। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। बक्सर के युद्ध से आपके अंग्रेज गवर्नर बहुधा पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा हेक्टर मुनरो थे। कौन थे? हेक्टर मुनरो। नाम भी ऐसा रखेंगे ना जैसे हेक्टोमीटर है ना। हेक्टर मुनरो जो है बक्सर के युद्ध से संबंधित है, और प्लासी के युद्ध से क्लाइव संबंधित है। कौन है? क्लाइव संबंधित है ना। दोनों की ईस्वी भी आपसे पूछी जाती है। तो बक्सर का युद्ध 1764 बक्सर बिहार में है, और प्लासी जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, एक सेकेंड, कोई आया है। इसी के जैसा एक और युद्ध है। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेज गवर्नर कौन थे? मुनरो, और प्लासी के युद्ध में क्लाइव थे। ठीक है, बक्सर के युद्ध जो है कोई एकलौता सेना के साथ नहीं लड़ा गया था। ये अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल सेना। मुगल सेना शाह आलम, मुगल वंश के जो उस समय राजा थे शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या, या नहीं पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या रैंकिंग क्या है। अब क्वेश्चन तो वही है ना, लैंग्वेज को घुमा दिया है भाई। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट आपको दे दिया है, पूछ रहा है कि क्रम क्या है, तो सबसे ज्यादा ही ना होगा तो प्रथम स्थान पे होगा। आपके सामने ये ग्राफ है। एक बच्चे ने टेलीग्राम पे मैसेज किया है जनगणना वाला वीडियो का लिंक डाल के कि पीडीएफ भेज दीजिए। मैं बच्चे घर जाऊंगा तो मैं देख ले, मतलब तो घर पे ही हूँ, मतलब थोड़ा सा फुर्सत में होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अगर पीडीएफ रहेगा तो मैं आपको जरूर सेंड कर दूंगा। तो मतलब टेंशन नहीं लीजिए, जरूर दे दूंगा। हम क्या करेंगे भाई, सारे पीडीएफ तो मैं आपको दे ही देता हूँ, है ना। तो ये देखिए जनगणना वाला 5 सबसे बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान है बिहार का जनसंख्या में। ठीक है, पश्चिम बंगाल का चौथा, आंध्र प्रदेश का 5वां। इसके अलावा जनसंख्या में सबसे कम जो राज्य है ना, ये आपको देखना है तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। सिक्किम में अर्बन जनसंख्या भी कम है और रूरल जनसंख्या भी कम है, ओवरऑल जनसंख्या भी कम है सबसे। ठीक है, मिजोरम में दूसरा सबसे कम जनसंख्या कम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान पे बैठा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या डेंसिटी जो है, घनत्व जो है, ये सबसे कम है आपका कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है, जनसंख्या घनत्व जो है, ये कहाँ पे है? बिहार के अंदर। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ की है? दिल्ली के अंदर। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना होगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाए थे। ठीक है, लैंग्वेज को घुमाना आपके अपने हाथ में है। और मैं एक बात हमेशा कहूंगा कि बच्चा वही होशियार है जिसको क्वेश्चन भी याद हो जाता है, जिसको क्वेश्चन भी याद हो जाता है आंसर के साथ साथ। जिसको क्वेश्चन याद हो रहा है समझिए उसका दिमाग ठीक ठाक है, बस दिशा निर्देश की जरूरत है, और अच्छे से अगर पढ़े तो बहुत जल्दी निकाल ले जाएगा। उसका दिमाग बहुत काम कर रहा है। क्वेश्चन भी याद हो जाए तो आप एकदम सर्वोपरि हो, आप भीड़ से हटके हो क्वेश्चन के साथ अगर आंसर याद है तो, है ना। कुछ बच्चे होते हैं कि सामने जब ऑप्शन आएगा तभी उसको याद आता है, उससे पहले वो बजरंगबली बने होते हैं। याद दिलाएंगे तभी याद आता है उसको कि अरे आपके पास है शक्ति, निकालिए निकालिए, है ना। तो ऐसा नहीं बनना है आपको। आप शुरू से ही मेहनत करने वाले बनिए, तब एक दिन ऐसा आएगा घिसते घिसते ऐसा बन जाइएगा कि कोई भी ऑप्शन की जरूरत नहीं है जी। कोई पूछा और गोली की तरह आप आंसर निकालेंगे ऐसे AK-47 की तरफ, है ना। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ये आपका चोल शासक राजराज प्रथम बनवाया था, तो चोल वंश आपको आंसर देना था। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है ना। चोल वंश की राजधानी भी तंजौर को बनाया गया था। और संस्थापक कौन थे चोल वंश के? विजयालय। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो नेवी पावर के लिए, नौसैनिक शक्ति के लिए जो है चोल वंश प्रमुख थे। सैनिक नहीं भैया, नेवी पावर यानी नौसैनिक शक्ति के लिए जो है चोल वंश आपका जो है क्या थे? प्रमुख थे। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं आगे। आपने एक क्वेश्चन और भी देखा होगा कई बार एग्जाम में कि महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर कौन बनाए थे? तो आंसर आपको देना है
पल्लव शासक ने, ठीक है। और पल्लव वंश की मतलब आपका जो है संस्थापक भी पूछा जाता है, तो सिंह विष्णु सिंह होता तो अच्छा रहता। सिंह विष्णु जो है ये पल्लव वंश के संस्थापक में से थे। विजयनगर साम्राज्य से आपने क्वेश्चन अटेंड किया होगा, जरूर किया होगा भाई। विजयनगर साम्राज्य के जो स्थापना हुआ था ये 1336 ईस्वी में हुआ था, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। हरिहर एवं बुक्का, हुक्का वाला बुक्का है ना, तो ये दोनों मिलके किया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और तुंगभद्रा नदी कैसा नदी है भाई, तो पश्चिमी घाटीय नदी है, वेस्टर्न रीजन की नदी है। तुंगभद्रा, हेमावती, काबिनी, हेंगकौल, ये क्या बोलता है उसको, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सभी जो है, कोयना, ये सब कहाँ की नदी है, तो ये सब पश्चिमी घाटीय नदी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मूसी भी हो जाएगा जो हैदराबाद शहर के किनारे है ना। इसके अलावा शिंजो आबे कहाँ के नेता थे, आपसे पूछ रहा है। देखिए शिंजो आबे जो है काफी फेमस हुए थे, किस लिए, क्योंकि इन्हें नेताजी पुरस्कार दिया गया था। क्या, नेताजी पुरस्कार, जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पे दिया जाता है। तो ये पुरस्कार मिला था आपको, किसको, शिंजो आबे को, जो उस समय के जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। अभी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है, आई थिंक, है ना, फूमियो किशिदा ही है, फूमियो किशिदा। इन पे भी अभी हमला हुआ था भैया, इन पे भी अभी हमला हुआ था, है ना। और ये जो शिंजो आबे साहब है, तो इन पे भी हमला हुआ, जहां पे ये घायल हुए और बाद में जो है इनकी मृत्यु हो गई। अच्छे कैरेक्टर के इंसान थे शिंजो आबे। अपन तो पर्सनली नहीं मिले हैं, क्योंकि भाई अपने लोग तो बहुत छोटे हैं, है ना, लेकिन फिर भी इनके स्वभाव जो आते थे मतलब दौरा वगैरह पे, तो देखा जा रहा था वे काफी मतलब शांत स्वभाव के दिख रहे थे। पता नहीं कौन ऐसा आदमी था और क्या दुश्मनी था, है ना, जो इनको जो है भीड़ में हमला कर दिया इन पे, और बाद में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा शिंजो आबे नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, बता ही दिया। दोस्तों इस बार जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, देखिए नेताजी दो पुरस्कार होते हैं, एक तो नेताजी अवार्ड डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, एक होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, है ना, आपदा प्रबंधन अवार्ड, जो आपका आपदा प्रबंधन के लिए दिया जाता है। तो इस बार जो है आपका ओडिशा के आपदा प्रबंधन को दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र पुरस्कार, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न, पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है, कल बताया था, है ना, गुदई महाराज, किशन महाराज, अल्लाह रखा, है ना, ये सभी जो है ये तबला से संबंधित है भैया। किशन महाराज जो है ये कहाँ से है भाई, कहाँ के, हाँ, ये किशन महाराज जो है ये तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। जाकिर हुसैन, फैयाज खान, अंबिका प्रसाद, अल्लाह रखा, गुदई महाराज भी लिख लीजिएगा, गुदई महाराज, गुदई महाराज भी आपका कहाँ से है, आपका तबला वादन से ही संबंधित है, ठीक है। जाकिर हुसैन साहब को इस बार का पद्म विभूषण भी मिला है, जो तबला वादन से संबंधित है, तो इन्हें भी ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी सितार से संबंधित है। पंडित रविशंकर को भारत रत्न जो है 1999 में दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जैसे आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई में, या फिर कल थर्ड शिफ्ट में शायद पूछा, कल थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था जी, कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई में भारत रत्न कब दिया गया था, तो 2001 में बिस्मिल्लाह खां और लता दीदी को साथ में दिया गया था, ठीक है, एक साथ में। संगीत के क्षेत्र में जो कैरेक्टर भारत रत्न के विजेता है, मैंने कल बता दिया है, पीडीएफ भी दे दिया है, फिर भी एक बार बता दूं। सबसे पहले कर्नाटक संगीत के मशहूर गायिका एस सुब्बा लक्ष्मी को जो है 1998 में भारत रत्न दिया गया, और ये संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम जो है हस्ती बने। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब को 1999 में सितार वादन हेतु, फिर इसके बाद 2000 में किसी को नहीं मिला, 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां साहब को मिला, 2008 में पंडित भीमसेन जोशी जो किराना घराना के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो है गायक थे, इनको मिला। इनके एक मराठी गीत है, माझा माहेर पंडरी, मैं गाता हूं, मुझे मराठी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, इसीलिए अच्छा लगता है ना, जो महाराष्ट्र से है वो अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसके अलावा 2019 में जो है भूपेन हजारिका साहब को संगीत के क्षेत्र में जो है दिया गया, है ना। तो इतने कैरेक्टर हैं जिसे भारत रत्न मिला है और जो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शिव कुमार शर्मा भजन सुपारी, और इसी शिव कुमार शर्मा साहब के पुत्र राहुल शर्मा ये संतूर बजाते हैं। इसके अलावा जुबीन मेहता जो है ये सिम्फनी के जो है प्लेयर हैं। इसके अलावा अमजद अली खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धसेन दास गुप्ता, ये किससे है, सरोद से है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक बुद्धसेन दास गुप्ता को क्यों नहीं पूछा है, क्योंकि ये हर दूसरे तीसरे दिन ही इसकी टारगेट रहता
है ना, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन वाली पेयर है ना, यहाँ से पूछा जाता है, पूछा जाएगा, ध्यान रखें, हौसला रखें। चलते आगे, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कोशिका का कौन सा एक पार्ट है या नहीं है। देखिए हमारे पास जो भी ऑप्शन ये बच्चा ने भेजा, और हाँ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इन बच्चे का नाम प्रियंका गुप्ता है और ये दिल्ली के रहने वाली है। इन्होंने टेलीग्राम पे सारे के सारे प्रश्न मुझे जो है पोस्ट किया है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, है ना। तो ये जो है इसमें जो इन्होंने लिखी है कि कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। तो देखिए इसमें तो सभी चीज किसी न किसी रूप में कोशिका से जुड़ा हुआ है, ये कुछ ना कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे। देखिए कोशिका झिल्ली भी पार्ट होते हैं। अगर आंसर इसमें से मारना है मुझे तो मैं कोशिका झिल्ली को ही मारूंगा आंसर, ठीक है, क्योंकि रिक्तिका एक ऐसा चीज है कि सबको जकड़ के रखता है। कोशिका द्रव आप जानते हैं, जो सभी मेट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये जो भी रहते हैं, लाइसोसोम, इन सब के बीच में ये कोशिका द्रव से फिल रहता है ताकि लई के जैसा काम करे, इसमें चिपका रहे, नहीं तो एक दूसरे को चिपका के सड़ा देगा, है ना। तो इसमें जो है अलग अलग जगह पे रहता है। मान लीजिए आटा का घोल आप रख दीजिए थोड़ा गाढ़ा वाला, और उसमें जो है आप कोई चीज ऐसा भिंडी उसमें गाड़िए, तो ज्यादा गीला रहेगा तो मिल ना जाएगा जी, थोड़ा कठिन रहेगा तो अलग अलग जगह पे बना रहेगा। तो कोशिका द्रव का यही काम है कि अपने अपने जगह पे सबको बनाए रखना। तो ये तो है, ये है, और न्यूक्लियस बीच में होबे करता है ना। तो ये सब जितने भी लिखे हैं लगभग होता है। तो बताइएगा कि इसमें ऑप्शन और क्या था, तो इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं इसका। इसके अलावा 1665 ईस्वी में कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कहा था, या फिर यूं कहें कि मृत कोशिका का खोजकर्ता रॉबर्ट हुक है, लेकिन जीवित कोशिका के खोजकर्ता ल्यूवेन हॉक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। मेट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना। इसके अलावा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है। देखिए जलमार्ग से क्वेश्चन आने लगा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है जलमार्ग 2। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है, एक वाला 1 नंबर पहला क्रमांक, ये गंगा और भागीरथी हुगली नदी तंत्र पे है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जोड़ती है, ठीक है। 2 हो गया ब्रह्मपुत्र नदी पर। वर्तमान में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री है, ये आपका गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है, ठीक है। इसके अलावा इसी जैसा एक नाम मिलता जुलता है, याद रखिए, गिरिराज सिंह, ठीक है। एक नाम है मंत्री का भैया, गिरिराज सिंह। ये गिरिराज सिंह जो है ग्रामीण या पंचायती राज मंत्री है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दोनों बात पता नहीं क्यों मन में आ जाता है, बता देता हूँ, और आने वाले शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाता है तो बड़ा आश्चर्य भी होता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप आपका माजुली है ना। और ये जो आपका क्रूज जो चला है गंगा विलास का नाम सुने? गंगा विलास, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी क्रूज है जो आपका सैर करवाएगा, है ना। ये बांग्लादेश होते हुए माजुली द्वीप पर भी जाएगा, है ना। तो इसीलिए बता दिया। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ऐसी नदियां हैं जो आपके इंडिया से नहीं निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है। कहां से? मानसरोवर, है ना, तिब्बत स्थित, वहीं से निकलता है। मल्लिका साराभाई को 2010 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? देखिए मल्लिका साराभाई को 2010 में पद्म विभूषण, माफ कीजिएगा, पद्म भूषण है ना, विभूषण नहीं है, पद्म भूषण दिया गया था 2010 में। इसे वी को करेक्ट कर लीजिएगा, पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा मल्लिका साराभाई ऐसी हस्ती है जो फ्रांस सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इन्हें प्राप्त है। फ्रांस का जो सरकार का होता है ना, द लीजन ऑफ ऑर्डर, है ना, जो अभी कुछ दिन पहले शशि थरूर को मिला था, और अभी नाडार को मिला है, नादर नाम है इसका, नादर, है ना, किरण नादर नाम है शायद इसका, के नादर, है ना। तो इनको मिला है अभी, फ्रांस वाला जो लेटेस्ट वाला है अप्रैल 2023 में मिला है, और इससे पहले शशि थरूर को भी मिला था, ठीक है। कि ये फ्रांस सरकार का जो है सर्वोच्च सम्मान है ना, द लीजन ऑफ ऑर्डर इस प्रकार से नाम है। तो ये पुरस्कार जो है मल्लिका साराभाई को भी मिल चुका है। देखिए मल्लिका साराभाई कौन है? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो विक्रम साराभाई हैं, इनके ही पुत्री है। और मृणालिनी साराभाई का नाम आपने सुने होंगे, ये इनकी माता जी थी, ठीक है। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम की भी नृत्यांगना है, साथ ही साथ कुचिपुड़ी भी कर लेती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के साथ साथ जो है आपका कुचिपुड़ी भी कर लेती है। उसी प्रकार से आपका सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी कर लेती है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, नाट्य लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो नाट्य लोक नृत्य आपका मैंने बता रखा है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। याद कीजिए जब हिमालय नेशनल पार्क बताया था, जब अटल सुरंग को बताया था मैंने कि इसका नाम जो है पहले रोहतांग दर्रा हुआ करता था, ये सभी बताए थे आपको कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के हिमालय नेशनल पार्क वाले प्रैक्टिस सेट के वीडियो में। अभी भी बता रहा हूँ, जिनको एग्जाम देना है
37 MTS के प्रैक्टिस सेट का वीडियो है, जिस प्ले लिस्ट का नाम है भैया, एक बच्चे बोल रहे हैं प्ले लिस्ट के जो है लिंक भेजिए, तो प्ले लिस्ट का लिंक कहाँ से क्रिएट होता है मुझे नहीं पता है, आप मुझे बता देंगे तो मैं जरूर भेज दूंगा। हालांकि फिलहाल इस प्ले लिस्ट का नाम जो है SSC MTS हवलदार, SSC MTS हवलदार 2023 एग्जाम, इस प्रकार का जो है प्लेलिस्ट का नाम है। और 2 मई से पहले, यानी 2 मई से मैं एनालिसिस करवा रहा हूं, तो 2 मई से पहले जो भी वीडियो है पिछले 1.5 महीने का 37 वीडियो होगा, आप उन्हें देखिए, आपका MTS में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कृषि जनगणना कितने साल के अंतराल पे होती है। देखिए भारत में 3 प्रकार की जनगणना आप कह सकते हैं, हालांकि अब चौथा जनगणना भी आ गया है। जातीय आधारित जनगणना सबसे पहले करवाया है बिहार, तो ये भी एक जनगणना का फॉर्म बन गया है। तो 4 जनगणना का फॉर्म बन गया है जी। एक तो नियमित जनगणना जो 2021 में होने वाला था, अभी डाटा नहीं आया है। एक आपका पेड़ पौधे का सर्वेक्षण होता है, तो इसमें भी तो जनगणना वगैरह होता ही है ना। सर्वेक्षण मतलब क्या, रकबा रखना, हिसाब किताब रखना, और जनगणना मतलब क्या, आदमी का हिसाब रखना, है ना। तो पेड़ पौधे का भी सर्वेक्षण होता है, तो एक इसे भी मान लीजिए, तो 2 हो गया। एगो आपका कृषि का जनगणना होता है, तो 3 हो गया। एगो अभी जातीय आधारित भी होने लगा है, तो 4 हो गया। तो आइए बात समझते हैं थोड़ा, ठीक है। तो जो कृषि की जनगणना होता है ये 5 साल के अंतराल पे होता है। इसका आयोजन कौन करवाता है, किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा वनों की जो सर्वेक्षण होता है कि भाई कहाँ वन घटा, कहाँ बढ़ा, भारत में इस समय कितने वन प्रतिशत है। अगर इस समय भारत में वन प्रतिशत की ओवरऑल बात करेंगे तो 24% बताना है, 24.62, ठीक है। लेकिन इसमें से अगर आप ये छांट देंगे कि भाई एगो पेड़ मेरे दरवाजा पे है, एगो पेड़ जो है करीम के दरवाजा पे है, दूसरा रहीम के दरवाजे पे है, तो इस प्रकार से गिनती में ये भी परसेंटेज में शामिल है इस 24.62 में। इसको छांट देंगे तो 21 के समथिंग आता है, ठीक है। वनों की जो सर्वेक्षण होता है ये 2 वर्ष पे होता है, और कौन करता है, FSI करता है, जो देहरादून में इसकी मुख्यालय है, ठीक है। और जो भारत में जो जनगणना होती है ये 10 साल के अंतराल पे लगातार होती है। पहली बार ये 1881 में हुआ था, रिपन के समय में हुआ था, ठीक है। और 1872 से ये लगातार मेयो के पहले जो शुरुआत हुआ ना वो मेयो के समय में हुआ था 1872 से, और लगातार जो होने लगा 10-10 साल पे, ये रिपन के समय से 81 में हुआ था। 81 बाद में ना आएगा जी, 72 से पहले, है ना। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अंग्रेज गवर्नर की जो मृत्यु है अंडमान में हुआ था, तो मेयो बता दीजिएगा, ठीक है। मेयो की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आने वाला स्थानीय तूफान को क्या कहा जाता है। देखिए जो समय समय पर तूफान आता है जिसकी हमें अलर्ट जारी की जाती है, इस तूफान का नाम जो है अलग अलग साल में अलग अलग हो सकता है। जैसे अश्विनी आया था, अश्विनी तूफान आया था, गुलाब तूफान आया था, अम्फान तूफान आया था, निसर्ग तूफान आया था, याद है, निसर्ग बांग्लादेश नाम दिया था, निसर्ग तूफान आया था, तौते तूफान आया था। तो ये जो है इसकी नाम बदलती रहती है मेरे दादा, है ना। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकुलर जगह पे हर साल एक फिक्स समय पे आने वाली तूफान आपसे पूछा गया था। तो बंगाल में काल बैसाखी आता है। स्टैटिक्स जीके है ये, जो बच्चे करंट बता रहे हैं ना गलत बता रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि बंगाल में आने वाले स्थानीय तूफान। अगर ये पूछा गया होता कि हाल फिलहाल में बंगाल में आए हुआ स्थानीय तूफान कौन सा है, या फिर 2023, 2022, 2021 कोई भी ईस्वी का नाम देके पूछा होता, तब दूसरा आंसर हो जाता। तो यहाँ पे बैसाखी आंसर होना चाहिए। देखिए इस तूफान का असर जो है बंगाल के साथ साथ असम में पड़ता है, त्रिपुरा में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, और कुछ मात्रा में बिहार में भी पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपाल की बात करेंगे तो ये तूफान का असर बांग्लादेश में भी पड़ता है। इसके अलावा दक्षिणी चीन में सागर में जो उठने वाली बवंडर है इसे टाइफून कहा जाता है, VVI कर लीजिएगा। और दक्षिणी चीन सागर कहाँ, चीन के हिस्से और जापान के हिस्से के पास थोड़ी सी आती है। और दुनिया की सबसे बड़ी सागर कौन सी है, तो दक्षिणी चीन सागर है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, महासागर न प्रशांत महासागर है भाई। दक्षिणी चीन सागर जो है ये सागरों में सबसे बड़ा है, ठीक है। देखिए आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में आता है, इसे प्रे मानसून वर्षा कहा जाता है। वैसे इंडिया में मानसून जो है 5 जून को आने की बात कही जाती है, लेकिन इससे पहले आम्र वर्षा आ जाती है और ये आम के फसल पे असर डालता है। और ये कहां पे, कर्नाटक और केरला के अंदर। उत्तर पूर्व भारत में गर्मियों के दिन में लू चलती है, झुलसा देती है। लू बेसिकली किस प्रकार की हवा है, तो पछिया हवा है जो आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलने का काम करता है। और ये किस भारत में चलता है, उत्तर पूर्व भारत में, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपसे जीबीए का फुल फॉर्म पूछा है ना। तो जीबीए का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। देखिए मैं प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन तक पहुंच गया था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाया, है ना, थोड़ी सी कमी रह गई। मैंने आपको जीएनपी तक पहुंच गया था, ठीक है, लेकिन मैं जीबीए तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है, कोई बात नहीं। उस रास्ते से तो गुजरा, घर तक नहीं गया तो क्या हुआ, रास्ते से गुजरा था, है ना। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, जीबीए का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या,
किसका? जीएनपी का। और जीएनपी कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दिया था, है ना। जीएनपी कैसे निकालते हैं कि भारत का जो जीडीपी होता है, भारत का बंदा किसी विदेश में जाके कमा रहा है तो इस जीडीपी में जोड़ा जाएगा, और विदेश का बंदा अगर भारत में आके कमा रहा है तो इन दोनों के जोड़ यानी जीडीपी और विदेश से प्राप्त आय में से घटा देंगे, तो इसे बोलते हैं जीएनपी, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक प्रश्न पूछा गया था, के.आर. नारायण का बुक पूछा गया था, इससे पहले मालगुडी डेज डायरेक्ट पूछा गया था, तो हो सकता है मालगुडी डेज ऑप्शन में हो या गाइड ऑप्शन में हो, तो ये दोनों ही पुस्तक के.आर. नारायण का है। सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है फिर भी बता दूं कि ये मैं बता भी रखा हूं कि इसकी ब्याज दर में बढ़ोतरी किया गया है, 7.6 से 8 कर दिया गया है ना। इस प्रकार के जो भी होंगे, इससे ऑप्शन ही नहीं है तो क्या बताएं इसमें। एक प्रश्न और ये भी बताया हूं भाई कि खाद्य श्रृंखला में, है ना, द्वितीयक जो उपभोक्ता होता है वो ट्रैफिक में कितने नंबर पे आता है, पूछ दिया गया ना आज, क्यों नहीं पूछेगा, है ना, तो पहले ही देख लीजिए ना ताकि तकलीफ ना हो भाई। खाद्य श्रृंखला में कौन हरित पादप को अपना भोजन प्राप्त करता है, तो खाद्य श्रृंखला समझ में आएगा तब ना आंसर दीजिएगा। देखिए खाद्य श्रृंखला में यहाँ पे मैंने घास लिखा, यहाँ पे मैंने टिड्डा लिखा, यहाँ पे मैंने सांप सॉरी पहले मेढक के लिख लेता हूँ, पहले मेढक लिख लिया, फिर मैंने यहाँ पे सांप लिख लिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम घास फूस को कहते हैं उत्पादक, उत्पादक कहते हैं। इसके अलावा टिड्डा को हम कहेंगे प्राइमरी उपभोक्ता, है ना, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। इसको हम कहेंगे मेढक को द्वितीयक उपभोक्ता, और इस सांप को हम यहाँ पे कहेंगे तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला में हरित पादप से अपना भोजन कौन प्राप्त करता है, तो इस उत्पादक को कौन खा रहा है, टिड्डा खा रहा है। टिड्डा किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा मेढक और मेढक को खाएगा सांप, ये क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पे प्राथमिक वर्ग आंसर हो गया है। ऑप्शन की तरफ देखिए और समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए घास फूस मेढक सांप जीवाणु। अब यहाँ पे मैंने मेढक किसको स्किप किया हूँ भाई, घास फूस है, टिड्डा को स्किप कर दिया। तो यहाँ पे इस वाले चेन में आप देखेंगे घास फूस तो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, यहाँ पे घास फूस एक वो चीज होता है, मेढक यहाँ पे प्राइमरी उपभोक्ता है, सांप यहाँ पे सेकेंडरी उपभोक्ता है, और चेन को मैं समाप्त कर दिया, ये सांप मर गया। तो इसे कौन अब जो है प्रकृति को लौटाने का काम करेगा, तो जीवाणु इसका भक्षण करेगा। क्या करेगा, भक्षण करेगा। इसीलिए इस जीवाणु को क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है। जीवाणु और कवक इन दोनों को अपघटक कहा जाता है। कवक फफूंदी को भी अपघटक कहा जाता है और जीवाणु को भी। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि इस पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहा जाता है, तो जीवाणु और कवक को, ठीक है। समझ गए। तो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा और आपका अपघटक होगा, ठीक है। इस बीच में उत्पादक उपभोक्ता कई प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, जैसे मैंने पहले लिख के बताया था। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में आए प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।